बीबीसी पर आईटी सर्वे को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी की जांच के तहत बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में सर्वे किया था, लेकिन विपक्ष इसे मीडिया पर प्रहार बता रहा है। हालांकि विपक्षी नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी विरोध के चक्कर में वो उस बीबीसी का समर्थन कर रहे हैं जो देश के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी बीबीसी पर बैन लगा चुकी है। हालांकि मोदी सरकार की कार्रवाई से विपक्ष तिलमिला गया है। कांग्रेस से लेकर टीएमसी और आम आदमी पार्टी, लगभग सभी विपक्षी पार्टियां आज बीबीसी पर आईटी सर्वे को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला मानती हैं। हालांकि इन विपक्षी नेताओं को अब जनता ने करारा जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल भी बीबीसी पर सर्वे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन उन्हें लोगों ने ऐसा जवाब दिया कि जो अरविंद केजरीवाल ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला जनता की आवाज दबाने के बराबर है। जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है उससे पीछे ये लोग आईटी, सीबीआई और ईडी को छोड़ देते हैं। क्या भाजपा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कुचलकर पूरे देश को अपना गुलाम बनाना चाहती है? इसके बाद केजरीवाल के ट्वीट पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों ने केजरीवाल के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर कर केजरीवाल पर निशाना साधा है, जिसमें केजरीवाल ने कभी ट्वीट कर कहा था कि मीडिया पर भरोसा मत करो। विभूति सिंह नाम के यूजर ने केजरीवाल को जवाब देते हुए उनका एक पुराना ट्वीट शेयर कर लिखा, मीडिया पर भरोसा मत करो, मीडिया अफवाह फैलाती है, मीडिया बिकी हुई है। ये किसके शब्द हैं? अरविंद केजरीवाल साहब। वहीं कीर्ति भूषण ने भी केजरीवाल का पुराना ट्वीट शेयर करते हुए, जिसमें केजरीवाल ने मीडिया पर निशाना साधा था, वो लिखा है। इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए कीर्ति भूषण नाम के एक यूजर ने लिखा, मिस्टर यू टर्न प्रो मैक्स अल्ट्रा वर्जन 9999। वहीं डॉक्टर ऋचा राजपूत ने भी केजरीवाल के ट्वीट का वो स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें केजरीवाल ने मीडिया पर निशाना साधा था। वहीं कार्निक नाम के एक यूजर ने भी केजरीवाल के उस पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और लिखा, गिरगिट भी आज शर्मिंदा है क्योंकि उससे बड़ा भी कोई जिंदा है। वहीं कीर्ति तिवारी नाम की यूजर ने केजरीवाल को जवाब देते हुए लिखा कि सर, मीडिया और स्टेट एफिलिएटेड मीडिया में फर्क होता है। बीबीसी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड चैनल है, न कि स्वतंत्र मीडिया, जिसका काम हमेशा ही भारत विरोधी रहा है। आप क्यों देश विरोधियों की वकालत करते हैं? इसके अलावा भी कई और लोगों ने केजरीवाल पर निशाना साधा और उनकी पोल खोली। आप कभी किसी चोर बाजार में गए हैं? नहीं गए? चलिए, जाना भी नहीं चाहिए, ये गैर कानूनी भी है। लेकिन ये तो सुना ही होगा कि चोरी के माल पर दूसरा पैकेट या उसकी साथ सजावट बदलकर सामान बेचते हुए लोगों को धर दबोचा गया है। ऐसे ही कुछ काम पंजाब में सत्ता के सिंहासन पर विराजमान आम आदमी पार्टी को भी करते पकड़ा गया है। टेंशन मत लीजिए, पंजाब सरकार को चोरी का सामान नहीं बेच रही थी नए कवर के साथ, बल्कि वो तो केंद्र की योजना पर अपनी योजना का नाम चस्पा कर वाहवाही लूटने में लगी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार का ऐसा चाबुक चला कि मान सरकार की घिरी बंद हो गई। आम आदमी पार्टी के बारे में एक बात और बहुत मशहूर है कि वो जिस राज्य में जाते हैं अपनी फ्री रेवड़ी बांटने की आदत के कारण उस राज्य को पाई के लिए मोहताज कर देते हैं। ऐसा ही सरकार के पंजाब के साथ भी किया और अब अपनी योजना चोरी परियोजना के कारण इन्होंने राज्य की जनता के केंद्रीय स्वास्थ्य बजट पर भी खतरे की तलवार लटका दी है। जैसे ही केंद्र ने आम आदमी पार्टी की इस चोरी को पकड़ा, केंद्र ने तुरंत राज्य सरकार को चेतावनी दी कि इसे तुरंत ठीक कीजिए, नहीं तो हम HWC के तहत मिलने वाले अनुदान से राज्य सरकार को वंचित कर देंगे। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पंजाब सरकार पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना का नाम बदलने का आरोप लगाया। उनकी तरफ से कहा गया कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर योजना का नाम बदलकर आम आदमी क्लिनिक रखा गया है। अभी आपको कुछ हद तक तस्वीर साफ हुई होगी। पूरी खबर देखिए, आम आदमी पार्टी के पाप का आपके सामने पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। हेल्थ वेलनेस सेंटरों को पंजाब सरकार द्वारा आम आदमी क्लिनिक में बदले जाने का मामला तूल पकड़ गया है। केंद्र ने पंजाब सरकार के इस नए कदम से नाराज होकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य की केंद्रीय फंडिंग बंद करने की धमकी दी है। इस बाबत केंद्र ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए 438 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा पहले ही जारी कर दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने जनादेश से विचलित होकर HWC को आम आदमी क्लिनिक का नाम दे दिया है। इसीलिए ये योजना के तहत राज्य सरकार को करीब 546 करोड़ रुपए की अगली किश्त नहीं दी जाएगी। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में केंद्र के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पंजाब को HNM के तहत 60 से 40 केंद्र का हिस्सा और राज्य का हिस्सा के अनुपात में 1,01,114
4.57 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। राज्य को चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय हिस्से की ओर से अब तक 438.46 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। आम आदमी पार्टी को समझना होगा कि राजनीति में झूठ की मियाद बहुत लंबी नहीं होती। आप एक बार तो जनता को भ्रम जाल में फैलाकर सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन ये बार बार नहीं चलता। दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। जहां लगातार आम आदमी पार्टी की पोल जनता के सामने आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को हर बार बीजेपी के सामने मुंह की खानी पड़ती है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की ईमानदारी और सच्चाई का काला चिट्ठा खुल रहा है। फिर वो तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर के खत हों, जो अरविंद केजरीवाल के दोहरे चेहरे की पोल खोल रहे हैं, या फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर ईडी की हुई कार्रवाई। तो अब एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने धराशाही हो गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी ने भले ही निकाय चुनाव न जीते हों, लेकिन इस बार भगवा ने दिल्ली स्टेट हज कमेटी का चुनाव जीत लिया है। बीजेपी से उम्मीदवार कौसर जहां ने दिल्ली हज कमेटी का चुनाव जीता है। खास बात यह है कि दिल्ली के इतिहास में दूसरी बार कमेटी के लिए महिला ने ही जिम्मेदारी संभाली है। गुरुवार को कौसर जहां के नाम पर दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन की मुहर लगी। बीजेपी से उम्मीदवार कौसर जहां का जीत जाना आम आदमी पार्टी के लिए तगड़ा झटका है। उनका चुना जाना दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें, दिल्ली के इतिहास में ये दूसरी बार है कि स्टेट हज कमेटी की चेयरमैन कोई महिला बनी है। कौसर से पहले ताजदार बाबर दिल्ली स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रह चुकी हैं। दिल्ली सचिवालय में हुई चुनाव में उन्हें समिति के सदस्यों की तरफ से डाले गए 5 में से 3 वोट मिले। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 3 साल के लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी का गठन किया था। इसमें बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, आम आदमी पार्टी के विधायक हाजी यूनुस, अब्दुल रहमान और कांग्रेस की पार्षद नाजिया दानिश को शामिल किया गया था। वहीं इस जीत के बाद बीजेपी में जहां खुशी की लहर है, वहीं आम आदमी पार्टी का वही पुराना रोना शुरू हो गया है कि बीजेपी बेईमानी से जीती है। किसी चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतती है तो ठीक, लेकिन अगर बीजेपी की जीत मिलती है तो आम आदमी पार्टी को बेईमानी की बू आने लगती है। दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष पद के चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी ने एलजी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी ने एक बार फिर बेईमानी की है। हज कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, जिनका नाम दिल्ली सरकार की ओर से भेजे जाते हैं। ये 6 सदस्य ही आम समिति से अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इस बार एलजी ने चालाकी से नाम बदलकर अपनी तरफ से 6 सदस्य डाले, जिन्हें बीजेपी अपनी जीत बता रही है। वहीं दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कौसर जहां को हज कमेटी की अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। तो देखा आपने कैसे आम आदमी पार्टी बीजेपी को पस्त करने के चक्कर में अपना सूरज अस्त कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की कस्में खाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे भगवा दल ऐसे नेताओं का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं, लेकिन उनके खिलाफ उनके अपनों ने ही उठते हुए बगावती सुर को थाम नहीं पा रहे। आए दिन कोई ना कोई उनका अपना ही उनकी बखिया उधेड़ने में लगा रहता है। अभी वो उपेंद्र कुशवाहा के बगावती सुर को थामने के राजनीतिक दांव लगा ही रहे थे, उस बीच ही उनके पुराने साथी और मित्र जीतन राम मांझी भी उनके ऊपर खर्चा पानी लेकर चढ़ गए हैं। जिस तरह से नीतीश अपनों के ही बयानबाजी का शिकार हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुख्यमंत्री पद के साथ अपना सफर 2025 तक पूरा भी न कर पाएं। क्योंकि नीतीश कुमार खुद भी बखूबी जानते हैं कि वो अपाहिज मुख्यमंत्री हैं, जिसकी कसक उनके भाषण और बयानों में आमतौर पर झलाहट के तौर पर देखने को मिल जाती है। इन सबके बीच साथियों के बगावती सुर नीतीश को रोज परेशान करते हैं। आखिर नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी महागठबंधन सरकार को आईना दिखाने निकले हैं। रविवार से मांझी गरीब संपर्क यात्रा पर निकले, जिसकी शुरुआत रविवार को नवादा से हुई। उनका कहना है कि इस यात्रा से वो प्रदेश के गरीबों का हाल जानेंगे। उनका कहना है कि करप्शन और लाल फीताशाही से गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। जीतन राम मांझी की ओर से नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले की आलोचना की जाती रही है। उनका कहना है कि इससे गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें गरीबों की तरफ देखना चाहिए। मांझी ने कहा कि उन्हें अधिकारियों के दायरे से बाहर निकलना चाहिए, जो उन्हें लोगों को देखने नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें, बिहार में फिलहाल यात्राओं का दौर चल रहा है और 1 महीने से सीएम नीतीश कुमार भी समाधान यात्रा पर है। जीतन राम मांझी यात्रा के दौरान अपने 9 महीने के कार्यकाल का भी जिक्र करते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार के मुकाबले अपने कार्यकाल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ अब मुश्किल ये है कि उन्हें अपने साथियों के बगावती सुरों को भी थामना ही है। साथ ही विपक्ष भी जनता के सामने ज्यादा मजबूत ना दिखे, इसका भी उपाय करना है। अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा प्रस्तावित है। अमित शाह पटना और वाल्मीकि नगर में 2 बड़ी जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे, जिसका जवाब देने के लिए महागठबंधन ने भी बिहार के पूर्णिया में महारैली का आयोजन किया है।
नीतीश कहीं भी कमजोर नहीं दिखना चाहते, अंदर ही नहीं और बाहर भी नहीं। लेकिन वो इन दोनों मोर्चों पर जीतने में सफल होते हैं या ताश के पत्ते की तरह बिखर जाते हैं, ये बिहार का राजनीतिक भविष्य ही बताएगा। राजनीतिक दलों में भाजपा फिर से इस दौड़ में सभी से आगे निकलती दिख रही है। अभी हाल ही में किए गए सर्वे रिपोर्ट में ये बात सामने आई है, जिसने बताया है कि पिछले चुनावों की तरह इस बार भी भाजपा और एनडीए सभी विपक्षी राजनीतिक दलों से आगे निकल रही है। भाजपा के बारे में एक बात पूरा देश जानता है कि भाजपा जिस तरह देश में गुड गवर्नेंस की वकालत करती है, उतनी ही बेहतरी से भाजपा में संगठन के तौर पर भी काम किया है। एक चुनाव जीतने के बाद भाजपा आराम नहीं करती, बल्कि अगले चुनाव के राज्य के लिए रणनीति बनाने में लग जाती है। इसीलिए जहां दूसरी राजनीतिक पार्टियां 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मंथन कर रही हैं, वहीं भाजपा ने 2024 चुनाव के लिए एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है और बीजेपी के इस नए प्लान से विपक्ष को तगड़ा झटका लग सकता है। आखिर 2024 के लिए भाजपा ने क्या चली नई चाल, चलिए आपको बताते हैं। भारत के मुस्लिम वोटर्स तक पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नई योजना के साथ तैयार है। खबर है कि पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सूफी संतों के जरिए मुस्लिम समुदाय को पार्टी के करीब लाने की तैयारी में है। हाल ही में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा ने इससे जुड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूफी संतों की मुलाकात भी हो सकती है। अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए तैयार किए गए इस कार्यक्रम के जरिए प्रभावशाली सूफी संतों को पार्टी की नीतियों के बारे में बताया जाएगा। इसके तहत पार्टी कैडर उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों के सूफी संतों को शामिल करेगा। इस आउटरीच प्रोग्राम का नाम सूफी संत संवाद सम्मेलन कहलाएगा। यहाँ धर्म गुरु सभी संप्रदायों के बीच प्यार और भाईचारे का संदेश देंगे। मार्च में ये सम्मेलन शुरू हो जाएंगे। एक अखबार से बातचीत में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने बताया कि मोदी सरकार ने साबित किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल भाजपा का नारा नहीं है, बल्कि हमेशा चलने वाली परियोजना है। उन्होंने कहा, मुस्लिम समुदाय समेत अल्पसंख्यक समुदायों को इसका एहसास करना चाहिए। उनकी प्रगति को लेकर किए जा रहे पार्टी कार्यक्रमों के बारे में उन्हें बताने की जरूरत है। भाजपा की नजर 2024 चुनाव को लेकर के बोहरा पसमानदा मुस्लिम समुदाय पर है, जो 2024 के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।